हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आप लोग का जो बीपीएससी का एग्जाम होने वाला है 3.0 का, तो उसमें जो बच्चे अकाउंटेंसी से जिन बच्चों ने फॉर्म फिल किया है, अपनी प्रिपरेशन कर ली होगी उन्होंने, उनके लिए मैं प्रैक्टिस सेट करके आई हूँ क्योंकि बहुत जल्दी आप लोग के एग्जाम होने वाले हैं। तो प्रैक्टिस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे पहले मैं इस पर काफ़ी प्रैक्टिस सेट अपलोड कर चुकी हूँ। आज और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेते हैं। इसी तरह और भी वीडियोस आपकी आती रहेंगी एग्जाम तक आपकी, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले इसी तरह की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगेगी लाइक कर दीजिएगा और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं। इसमें डिस्काउंट रिसीव्ड आर, प्राप्त छूट है। यहाँ पर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि जो डिस्काउंट रिसीव होता है वो क्या है। डिडक्टेड व्हेन वी रिसीव कैश, given by us when we sell goods on credit, deducted by us when we pay our accounts, none of these। क्वेश्चन कह रहा है कि जो आपकी छूट मिल रही है, प्राप्त हो रही है आपको, वो क्या होती है। कि जो हमें नगद प्राप्त होता है उसमें जो कटौती मिल रही है, या फिर जो हमारे द्वारा तब दिया जाता है जब हम उधार सामने वाले को दे रहे होते हैं, कोई सामान बेचते हैं, जब भी हम सेल कर रहे होते हैं कोई चीज़ उधार पे, क्रेडिट पे तो हम दे रहे हैं, या फिर जब अपने खातों को भुगतान करते हैं तो हमारे द्वारा कटौती की जाती है। इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर डिस्काउंट रिसीव्ड की बात हो रही है। तो रिसीव्ड जब डिस्काउंट हो रहा है तो यानी कि डिडक्टेड बाय अस व्हेन वी पे आवर अकाउंट्स, हमें जो प्राप्त हो रहा है, जो कि रिसीव हो रहा है, इसलिए प्राप्त हो रहा है। जो भी हम अकाउंट्स पर पे कर रहे हैं, जो हमको चुकाना था, भुगतान करना था, उनमें हम पेमेंट कर रहे हैं। तो सामने वाला व्यक्ति हमको, जैसे कि कोई सप्लायर है, हमको कोई रॉ मटेरियल सप्लाई कर रहा है, तो जब हम उसे पेमेंट कर रहे होंगे तो वहां पर जैसे कि कोई चीज अगर आपकी सपोज कर लीजिए 1000 की है, तो अगर हमने उसके बदले में उसे 960 ही पे किया तो कितने का हमको डिस्काउंट रिसीव हुआ। हमें डिस्काउंट रिसीव होगा 40 का। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। डिस्काउंट दिया भी जाता है और रिसीव भी होता है। कितनी तरह के होते हैं आपने पढ़ा होगा डिस्काउंट के बारे में। 2 टाइप के डिस्काउंट्स होते हैं, ट्रेड डिस्काउंट होता है और कैश डिस्काउंट होता है। तो यहाँ पर जो ट्रेड डिस्काउंट होता है, जब जर्नल हम बना रहे होते हैं तो उसको हम नहीं दिखाते, लेकिन जो कैश डिस्काउंट होता है, जब हम जर्नल प्रिपेयर कर रहे होते हैं तो कैश डिस्काउंट को दिखाया जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी कंसीडर्ड एज यूज ऑफ फंड, निम्नलिखित में से किसे धन का उपयोग माना जाता है। यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि जो फंड्स है कहाँ पर माना जाएगा कि हमने यूज किए हैं। प्राप्य खातों में कमी, नकदी में कमी, देय खाते में वृद्धि, नकदी में वृद्धि। A decrease in accounts receivables, a decrease in cash, an increase in account payable, an increase in cash। तो यूज ऑफ फंड का क्या मतलब हो जाएगा कि आपने कहीं पर जो आपके पास फंड्स थे, जो आपके पास कैश था, आपने उपयोग किया है। तो ऐसी कौन सी जगह है जहां पर आप उपयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन आपका कह रहा है कि अकाउंट रिसीवेबल्स डिक्रीज होंगे। तो अकाउंट रिसीवेबल्स क्या होते हैं, अपने जो करंट एसेट होती है, 2 तरह की एसेट होती है, करंट एसेट और करंट और फिक्स्ड एसेट। जो करंट एसेट होती हैं वहां पर जब अकाउंट रिसीव हो रहे हैं और कैश दोनों एक साइड दिखाया जाता है, तो आपका जब अकाउंट रिसीव होंगे तो वो रिसीव से हट के कैश में चले जाएंगे, तो क्या होगा, कुछ भी चेंजेस नहीं आएंगे। डिक्रीज इन कैश, लेकिन जब आपको कैश में कमी हो रही है, कैश कम होगा मीन्स क्या है कि आपने कहीं उसको इन्वेस्ट किया है, कहीं पर आपने कैश को लगाया, आपने फर्नीचर परचेज किया है, आपने यहाँ पे गुड्स परचेज किए, रॉ मटेरियल परचेज किया है, किसी ना किसी तरह की कोई पेमेंट करी है, तभी आपका वो कैश डिक्रीज हुआ। तो यहाँ पर वही हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर कि आपने यूज किया है फंड का। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेबिट नोट इज प्रिपेयर्ड फॉर विच ट्रांजेक्शन। डेबिट नोट किस लेन देन के लिए तैयार किया जाता है। माल की खरीद के लिए, माल की नकद बिक्री के लिए, खरीद वापसी के लिए, या फिर बिक्री रिटर्न के लिए। ये विक्रय वापसी होती है। फॉर परचेज ऑफ गुड्स, फॉर कैश सेल्स ऑफ गुड्स, फॉर परचेज रिटर्न, फॉर सेल्स रिटर्न। तो क्वेश्चन में जो कह रहा है कि जो डेबिट नोट होता है किस ट्रांजेक्शन के लिए प्रिपेयर किया जाता है, बनाया जाता है। तो जो आपका डेबिट नोट होगा वो परचेज रिटर्न जब करते हैं तो वहां पर बनाया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। तो जो डेबिट नोट होता है इसको आप डेबिट मेमो की तरह भी कह सकते हैं, डेबिट मेमो की तरह भी होता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इक्वेशन इज फॉलोड बाय अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच फॉर सोल प्रोप्राइटरशिप। एकल स्वामित्व के लिए लेखांकन समीकरण दृष्टिकोण किस समीकरण का पालन करता है। तो आपने अकाउंटिंग इक्वेशंस पढ़ी होंगी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। जो भी आपके एग्जाम हो रहा हो कॉमर्स रिलेटेड, तो वहाँ पर ये क्वेश्चन बहुत बनता है। कभी कभी ऐसा ही न्यूमेरिकल भी करके दे देंगे आपको,
तो यहाँ पर कौन से अकाउंटिंग इक्वेशंस जो है वो सही है एकल स्वामित्व के लिए जब बात की जा रही है उसके दृष्टिकोण से। एसेट लायबिलिटीज इनटू ओनर्स इक्विटी, एसेट लायबिलिटीज प्लस ओनर्स इक्विटी, एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटीज अपॉन कैपिटल, एसेट लायबिलिटी माइनस शेयर होल्डर्स इक्विटी। तो यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सी जो अप्रोच दे रखी है वो करेक्ट है। तो कौन सी करेक्ट हो जाएगी? तो करेक्ट अप्रोच होगी वो होगी आपकी एसेट लायबिलिटीज प्लस ओनर्स इक्विटी। यहाँ पर इक्वल लगेगा, एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस ओनर्स इक्विटी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। यहाँ पर जो आपकी संपत्तियां होती हैं वो किसके बराबर होती हैं? जो देनदारियां हैं, जो लायबिलिटीज हैं और जो ओनर की इक्विटी होती है। क्योंकि आपको अगर इस तरह से भी समझ लीजिए, जो बैलेंस शीट होती है आपने देखा होगा, एक साइड लायबिलिटी होती है, एक साइड क्या होती है हमारी एसेट दिखाई जाती है। तो एसेट साइड पूरा एक तरफ हो जाता है और लायबिलिटी में कैपिटल होती है प्लस जो आपकी लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज होती है वो दिखाई जाती है। और जो बैलेंस शीट होती है उसमें आपका कहीं पर भी कोई भी बैलेंस नहीं आता, दोनों साइड इक्वल होते हैं। तो यही आपका बी ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज डेटर? ऋणी क्या है? यहाँ पर क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि आपने डेटर क्या है, क्रेडिटर क्या है पढ़ा होगा। अकाउंटेंसी की मैंने आप चैप्टर वाइज भी अपलोड कर रही थी आप लोगों के लिए। तो फर्स्ट चैप्टर जो भी मैंने पढ़ाया था तो उसमें मैंने अलग अलग बताया भी था कि डेटर कौन होता है, क्रेडिटर कौन होता है, इसके बारे में। तो यहाँ पर क्वेश्चन जो पूछा है डेटर क्या है? डेटर हैज अ डेब्ट और लीगल ऑब्लिगेशन टू पे एन अमाउंट टू अनदर पर्सन और एनएसिटी। A debtor is a term used in accounting to describe an entity, can either be a person, organization or a government body. This is owed money. A debtor is an entity, person or institution that extends credit by giving another entity permission to borrow money intended to be repaid in the future. None of these. यहाँ पर क्वेश्चन में है कि एक डेटर या ऋणी कौन होता है। तो जब भी हम एक डेटर की बात कर रहे हैं, एक डेटर होता है, एक क्रेडिटर होता है, दो चीजें होती हैं। डेटर का मतलब आपका नाम होता है और क्रेडिटर। तो डेटर की जब हम ऋणी की बात कर रहे होते हैं, ऋणी एक ऐसा व्यक्ति होता है या एक इंडिविजुअल इस तरह का पर्सन होता है जो किसी संस्था को राशि को भुगतान करने के लिए कानूनी जिसका दायित्व बनता है कि वो किसी भी संस्था को उस राशि का भुगतान करे। आपने देखा होगा जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं तो डेटर को कहाँ दिखाते हैं? करेंट एसेट होती है, उसको हम एसेट साइड में दिखाते हैं। यानी कि उस व्यक्ति से आपको इतने पैसे या इतनी धनराशि प्राप्त करनी है उस संस्था को, क्योंकि जिसकी बैलेंस शीट बनी है उस संस्था में, उस इंस्टीट्यूशन को जो भी डेटर होगा, जिसके भी नाम से होगा, तो उस व्यक्ति को चुकाना है उस संस्था को उतनी राशि। इसीलिए उस संस्था के लिए वो एसेट की तरह है, करेंट एसेट की तरह। तो यहाँ पर ऋणी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। फिक्स्ड एसेट परचेज्ड ऑन क्रेडिट आर शोन इन। क्रेडिट पर खरीदी गई अचल संपत्तियों को दर्शाया गया है। यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि जो भी एसेट्स होती हैं एक तो कैश पे ली जा सकती हैं या तो क्रेडिट पे ली जा सकती हैं। तो क्रेडिट पे अगर ली गई हैं तो उन्हें कहाँ दिखाया जाएगा? परचेज बुक में, कैश बुक में, जर्नल प्रॉपर या फिर नन ऑफ द अबव। तो जो क्रेडिट पे ली जाएंगी फिक्स्ड एसेट उसको हम कहाँ दिखाते हैं? उसको हम जर्नल प्रॉपर बनता है उसमें दिखाते हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्राइंग अकाउंट इज आहरण खाता है पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, नन ऑफ द अबव। तो ड्राइंग अकाउंट या आहरण खाता आपने पढ़ा होगा। आहरण क्या होता है, ड्राइंग क्या होती है? जो कंपनी के ओनर होता है, स्वामी होता है, जब कंपनी में से कुछ राशि कोई कैश में या फिर कोई गुड्स जो होते हैं अपने पर्सनल यूज के लिए निकाल रहा होता है बिजनेस से, तो उसको हम ड्राइंग्स कहते हैं, आहरण कहते हैं। तो यहाँ पर ड्राइंग अकाउंट क्या होता है? ड्राइंग अकाउंट हो जाएगा पर्सनल अकाउंट। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा आप लोग ये बताइएगा कि जब कोई ड्राइंग कर रहा होगा, कोई भी मतलब ओनर है अपने ही बिजनेस में से कुछ धनराशि को, कैश को निकाल रहा होगा, तो उससे हमारी कैपिटल बढ़ती है, इंक्रीज होती है या घटती है? तो आप लोग इसका आंसर मुझे कमेंट करिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू? निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? यहाँ पर आपके दे रखे हैं 4 स्टेटमेंट, आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सा ट्रू नहीं। इस तरह के क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम में और काफी कंफ्यूजिंग होते हैं, तो अच्छे से समझिएगा। Accounting information is useful only to the management. Under cash basis of accounting, adjustments are made for outstanding expenses and accrued income. Accounting is the language of business. Depreciation
accumulated over few years following straight line method is more than that calculated under diminishing balance method। तो यहाँ पर क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट नहीं है। तो यहाँ पर जो पहला पॉइंट है, लेखांकन जानकारी केवल प्रबंधक के लिए उपयोगी है, तो यही आपका गलत लग रहा है। पहला ही पॉइंट कि सिर्फ प्रबंधक के लिए उपयोगी नहीं होती है, इन्वेस्टर्स के लिए भी उपयोगी होती है, जो कंपनी के ओनर्स होते हैं उनके लिए भी उपयोगी होती है, अंशधारी जो शेयर होल्डर्स हैं उनके लिए भी उपयोगी होती है। तो यहाँ पर जो बैंक से या किसी भी से लोन ले रहे हैं हम, तो उनके लिए भी उपयोगी होती है। तो ये जो लेखांकन है, अकाउंटिंग रखी जाती है ऑडिटर के लिए होती है, क्योंकि ऑडिटिंग का काम इसी पर बेस्ड होता है। तो बहुत ही अलग अलग लोगों के लिए उपयोगी होती है। तो ये पहला ही पॉइंट आपका गलत हो जाता है। इसके आगे हम देखते हैं अगर, तो लेखांकन के नगद आधार के तहत बकाया व्यय और अर्जित आय संख्या के लिए समायोजन किया जाता है। लेखांकन व्यवसाय की भाषा है। सीधी रेखा विधि के बाद कुछ वर्षों में जमा हुआ मूल्य ह्रासमान सत्र विधि के तहत गणना की गई तुलना में अधिक होता है। तो ये आपका जो पॉइंट है वो आपका पहला ही पॉइंट गलत हो जाएगा, बाकी तीनों पॉइंट क्या है, सही है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। कि अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन जो होती है वो सिर्फ प्रबंधक के लिए उपयोगी नहीं होती और भी लोगों के लिए उपयोगी होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और ट्रायल बैलेंस इज ए, ट्रायल बैलेंस या फिर तलपट क्या है? वार्षिक खाता है, व्यक्तिगत खाता है, नाममात्र खाता है, सभी खातों की शेष राशि की एक सूची है। लिस्ट ऑफ बैलेंसेस ऑफ ऑल अकाउंट्स। तो ट्रायल बैलेंस क्या हो जाता है? आपने ट्रायल बैलेंस बनाया होगा तो आपको पता होगा कि जब हम सारे जर्नल बना लेते हैं, जनरल सम लेजर प्रिपेयर कर लेते हैं, जब सारे लेजर कैश बुक सब कुछ प्रिपेयर हो जाती है हमारी, तो उसके बाद हमारा ट्रायल बैलेंस बनाने का नंबर आता है। ट्रायल बैलेंस ये देखने के लिए मोस्टली बनाया जाता है कि जो भी हमने अभी तक अकाउंट्स बनाए हैं वो सही है या नहीं, क्योंकि दोनों साइड इक्वल आ जाते हैं। तो नॉर्मली मान लिया जाता है कि हमारे खाते जो हमने बनाए हैं, अकाउंट्स जो हमने बनाए हैं वो सही। हालांकि ये बात बोली जाती है कि जो ट्रायल बैलेंस होता है पूरी तरह एक्यूरेसी की बात नहीं कहता है कि अगर आपके दोनों साइड इक्वल आ रहे हैं तो पूरी तरह आपके जो बनाए अकाउंट्स हैं वो एक्यूरेट है, शुद्ध है, ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन माना जाता है कि वो एक्यूरेट है। तो यहाँ पर जो ट्रायल बैलेंस होता है ना तो वास्तविक खाता है, ना आपका व्यक्तिगत है, ना ही नाममात्र का खाता है। ये क्या होता है, जो लेजर हमने बनाया होता है उसमें जो भी अकाउंट्स होते हैं उन सबकी जो बैलेंस निकल करके आते हैं, उन बैलेंस की, उन शेष राशि की क्या होता है, एक सूची की तरह होता है। तो लिस्ट ऑफ बैलेंसेस ऑफ ऑल अकाउंट्स। तो एक आंसर क्या है हमारा, ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। सिंगल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग सिस्टम बही खाता प्रणाली की एकल प्रविष्टि प्रणाली है। सर्वोत्तम प्रणाली, वैज्ञानिक प्रणाली, अपूर्ण प्रणाली या फिर सबसे लोकप्रिय प्रणाली। ये जो बुक कीपिंग की जाती है, क्योंकि पहले बुक कीपिंग आती है उसके बाद अकाउंटिंग आती है, तो जो बुक कीपिंग का काम किया जाता है वो सिंगल एंट्री सिस्टम, उसमें जो है वो किस तरह की एक प्रणाली की तरह है, तो वो आपकी इनकम्प्लीट मानी जाती है, अपूर्ण मानी जाती है, क्योंकि इकहरी होती है, एक तरफा लेखे रखे जाते हैं इसलिए। क्योंकि जो अभी आजकल यूज हो रहा है वो डबल एंट्री सिस्टम है, दोहरा लेखा प्रणाली होता है। ऐसा नहीं होता है कि उसमें दो बार आपके काफी कंफ्यूजन रहती है। दोहरा लेखा मतलब बहुत से बच्चे समझते हैं कि दो बार एंट्री होती है, दो बार एंट्री नहीं होती, दोनों पक्ष की एंट्री होती है, दोनों साइड की एंट्री की जाती है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, कि जो सिंगल एंट्री सिस्टम होता है वो एक आपकी इनकम्प्लीट सिस्टम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। द अकाउंट विच विल बी क्रिएटेड व्हाइल मेकिंग एडजस्टमेंट एंट्री फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज। पूंजी पर ब्याज के लिए समायोजन प्रविष्टि करते समय जो खाता जमा किया जाता है वह है पूंजी खाता, पूंजी खाते पर ब्याज, लाभ और हानि खाता, ब्याज खाता। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन कह रहा है, द अकाउंट विच विल बी क्रेडिटेड, ऐसा अकाउंट जो क्रेडिट किया जाता है व्हाइल मेकिंग एडजस्टमेंट एंट्री, जब एडजस्टमेंट एंट्रीज की जा रही होती हैं, जो कैपिटल होती है उस पर इंटरेस्ट जो दिया जाता है उसके लिए जब एडजस्टमेंट एंट्रीज की जा रही होती हैं, तो वहां पर कौन सा अकाउंट क्रेडिट किया जाता है, कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या फिर इंटरेस्ट अकाउंट। तो कौन सा अकाउंट यहाँ पर क्रेडिट किया जाता है, तो वो हो जाएगा कैपिटल अकाउंट। तो एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। Which of the following items will appear in the trading account? निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु ट्रेडिंग खाते में दिखाई देगी? पावर एंड फ्यूल, सैलरीज टू ऑफिस स्टॉफ, रिपेयर्स टू मशीनरी, डिप्रिसिएशन ऑन ऑफिस कार। क्वेश्चन में जो कह रहा है कि जब हम ट्रेडिंग अकाउंट बना रहे होते हैं तो वहां पर जो भी आइटम्स दिखाए जाते हैं, तो उसमें यहाँ पर जितने भी आपके दे रखे इसमें से कौन सा आइटम जो होगा वो ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाया जाएगा। तो आपको पता ही होगा जो ट्रेडिंग अकाउंट हम बनाते हैं, व्यापारिक खाता बनाते हैं,
तो उसमें जो आपके डायरेक्ट जो भी प्रोडक्ट हम लोग वस्तुएं बना रहे हैं, जो सेवाएं दे उससे डायरेक्टली रिलेट करते हैं, वो सारे एक्सपेंसेस को लिखते हैं। बाकी जो इनडायरेक्ट होते हैं वो कहाँ जाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाते हैं। तो यहाँ पर जो पावर एंड फ्यूल दे रखा है वो आपका जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट में, बाकी जो है वो सारे जाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन फाइनल अकाउंट्स अबनॉर्मल लॉस ऑफ स्टॉक इज इंटर्ड। अंतिम खातों में स्टॉक की असामान्य हानि दर्ज की जाती है, केवल ट्रेडिंग खाते में, केवल लाभ और हानि खाते में, दोनों में, या फिर सिर्फ बैलेंस शीट में। जो फाइनल अकाउंट्स हम बना रहे हैं तो अबनॉर्मल लॉस जो होता है उसको हम जो स्टॉक होता है अगर उसमें हमें असामान्य हानि हो गई है तो उसको हम कहाँ पर दिखाएंगे, ट्रेडिंग अकाउंट्स में दिखाते हैं या फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, फिर इन दोनों में ही दिखाते हैं या फिर सिर्फ बैलेंस शीट में दिखाते हैं। तो यहाँ पर को हम कहाँ दिखाते हैं, दोनों में ही दिखाया जाता है, ट्रेडिंग में भी और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन इंडिया द डैश गवर्न्स द प्रोविजंस फॉर बिल्स ऑफ एक्सचेंज। भारत में डैश विनिमय बिलों के प्रावधान को नियंत्रित करता है। तो आपको बताना है कि जो एक्ट दे रखे हैं इसमें से कौन सा एक्ट है जो बिल ऑफ एक्सचेंज को नियंत्रित करता है। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 या फिर कंपनीज एक्ट 2030। तो यहाँ पर कौन सा ऐसा है जो आपका बिल्स ऑफ एक्सचेंज को करेगा या उसके अकॉर्डिंग होगा, तो आपको देखने से ही क्लियर हो रहा है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 जो है वो इससे रिलेटेड होता है और उसके बारे में उसमें ही प्रोविजंस किए हुए हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिबेट ऑन बिल डिस्काउंट्स इज। भुनाए गए बिल पर छूट है, एक आय, अग्रिम रूप से प्राप्त आय, या फिर अर्जित आय, या फिर दायित्व। तो जो रिबेट मिल रही है किसी तरह की, तो बिल जो डिस्काउंटेड बिल होते हैं उनके ऊपर, तो वो बिजनेस के लिए एक क्या है कि इनकम कितना है, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस है, अक्रूड इनकम है, या फिर लायबिलिटी है। तो वो क्या हो जाएगी, वो इनकम रिसीव्ड इन एडवांस होती है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन बी। इस तरह के क्वेश्चन बहुत एग्जाम में बनते हैं, अलग अलग तरह से टीजीटी पीजीटी के एग्जाम्स हों या फिर आपके अकाउंटेंट के हों, इस तरह के क्वेश्चन बहुत पूछे गए हैं, तो इनको ध्यान से देखा करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लीजर इज ए प्रिंसिपल बुक इन विच। लेजर एक प्रमुख पुस्तक है जिसमें, यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि जो लेजर है किस तरह की बुक है। तो ये क्वेश्चन बहुत बनता है, कभी लेजर के बारे में पूछते हैं, कभी जर्नल के बारे में पूछा जाता है, कभी कैश बुक के बारे में पूछा जाता है। तो लेजर क्या है, ओनली रियल अकाउंट्स आर केप्ट, ओनली पर्सनल अकाउंट्स आर केप्ट, ओनली नॉमिनल अकाउंट्स आर केप्ट, या फिर ऑल अकाउंट्स आर केप्ट। जो लेजर होता है, एक जो प्रिंसिपल बुक है लेजर, उसमें किस तरह के अकाउंट्स को दिखाया जाता है, अकाउंट्स किस तरह के रखे जाते हैं। तो उसमें आपके सभी तरह के अकाउंट्स रखे जाते हैं, चाहे वो रियल हो या पर्सनल हो या फिर नॉमिनल हो। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कि इसमें सभी तरह के खातों को रखा जाता है। क्योंकि आपने देखा होगा कैपिटल अकाउंट भी होता है, सैलरी अकाउंट होता है, वेजेस अकाउंट होता है, राम का अकाउंट भी होगा, तो सभी तरह के अकाउंट्स इसमें रखे जाते हैं। एसेट्स के अकाउंट भी होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, विद रिस्पेक्ट टू रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। प्राप्ति और भुगतान खाते के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। It follows nominal account. It is a summary of cash book. While recording the cash and bank transaction, all entries are made on cash basis. It starts with the opening balance of cash and bank. तो यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि जब हम बात कर रहे हैं आपकी रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की, क्योंकि जैसे कि कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं जो लाभ प्राप्ति के उद्देश्य से नहीं बनाई गई होती हैं, जिनको आपको नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है, तो वहां पर आपका रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जो तैयार किया जाता है, तो उससे रिलेटेड कौन सा इसमें से स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है, गलत है। तो यहाँ पर इस चीज का ध्यान रखिएगा, कभी कभी हम लोग यहाँ पर इस बात का ध्यान नहीं देते हैं कि करेक्ट पूछा है कि इनकरेक्ट पूछा है, और उसमें हमारा आंसर गलत हो जाता है। तो यहाँ पर ये पूछा कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है, गलत है। आइए देखते हैं कि ये नाम मात्र खाते का अनुसरण करता है, ये कैश बुक का सारांश है, नगद और लेन देन नगद और बैंक लेन देन रिकॉर्ड करते समय सभी प्रविष्टियां नगद आधार पर की जाती है, नकदी और बैंक के शुरुआती शेष से शुरू होता है। तो यहाँ पर कौन सा स्टेटमेंट इसमें से इनकरेक्ट है, तो यहाँ पर जो पहला स्टेटमेंट दे रखा है, इट फॉलोज नॉमिनल अकाउंट, ये नाम मात्र खाते का अनुसरण करता है, ये गलत हो जाएगा। नाम मात्र खाते का अनुसरण नहीं करता है, ये किसका करता है, ये एक रियल अकाउंट की तरह ट्रीट किया जाता है। क्यों, क्योंकि ये इसके बाद जो दे रखा है कि ये कैश बुक का सारांश होता है, ये कैश बुक का सारांश होता है, वो कैश क्या है, कैश एक एसेट है आपकी, ठीक है। तो
ये कैश बुक की तरह ही बनाया जाता है, ये एक एसेट की तरह होता है। कैश जो होगी आपकी तो ये रियल अकाउंट होता है, ना कि नॉमिनल अकाउंट। तो यही आपका पॉइंट क्या है, इनकरेक्ट हो जाएगा, पहला वाला। करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन ए। बाकी जो पॉइंट दे रखे हैं ये तीनों ही करेक्ट हैं कि इसमें नगद और बैंक लेन देन रिकॉर्ड करते समय नगद आधार पर ही की जाती है, क्योंकि बैंक कैश बुक की तरह है, और कैश बुक में जो भी कैश में ट्रांजैक्शंस किए हैं, चाहे वो रिसीव हुआ या पेमेंट किया है, उन्हीं को ही दिखाया जाता है। और इसमें ओपनिंग बैलेंस आपका नकदी या बैंक के उससे ही शुरू होता है। ये तीनों ही क्या है, करेक्ट हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर्ड जनरली फॉर ए पीरियड ऑफ। ट्रायल बैलेंस आमतौर पर किस अवधि के लिए तैयार किया जाता है? 1 वीक, 1 मंथ, 1 क्वार्टर, 1 ईयर। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि जो ट्रायल बैलेंस होता है वो किस अवधि के लिए, किस टाइमिंग के लिए तैयार किया जाता है? तो मोस्टली 1 ईयर के लिए तैयार किया जाता है, 1 वर्ष के लिए तैयार किया जाता है। तो एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। If trial balance does not match up, we need to open a temporary account which is called। यदि ट्रायल बैलेंस मेल नहीं खाता है तो हम एक अस्थायी खाता खोलना होगा, जिसे कहा जाता है सन्ड्री अकाउंट, एरर अकाउंट, सस्पेंस अकाउंट, मिसलेनियस अकाउंट। कि जब ट्रायल बैलेंस के दोनों साइड मैच नहीं करते हैं तो वहां पर हम कौन सा अकाउंट को ओपन करते हैं, दोनों साइड को इक्वल करने के लिए। वो टेम्परेरी खोला जाता है। आपको जब भी जो अकाउंट आप बना रहे होते हैं वहां पर या आप एडजस्टमेंट एंट्रीज करते हैं तो वहां पर आपको आइटम्स मिल जाती है जिसकी वजह से डिफिसिट आ रहा होता है, कमी आ रही होती है किसी एक साइड में, तो वहां पर उसको रख देते हैं और वो अकाउंट बंद हो जाता है। तो वो अकाउंट कौन सा होता है? वो सस्पेंस अकाउंट कहलाता है। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेटर विल अपेयर इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स वेयर। लेनदारों का नाम बही खातों में कब दिखाई देगा? एरर ऑफ कॉस्टिंग, एरर ऑफ कैरिंग फॉरवर्ड, एरर ऑफ पोस्टिंग, एरर ऑफ प्रिंसिपल। की डेटर्स विल अपेयर इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स की जो डेटर्स होते हैं, जो अकाउंट्स बुक हम रख रहे हैं उसमें डेटर्स को कब शो करते हैं, कब दिखाए जाते हैं, तो वहां पर कौन सी आपका एरर होता है, कौन सी त्रुटि होती है? तो वो हो जाएगी एरर ऑफ कास्टिंग। तो एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर द फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट प्रिस्क्राइब्ड एज पर शेड्यूल 3 of Companies Act 2013, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस इज शोन अंडर द हेड ऑफ। कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसूची 3 के अनुसार निर्धारित बैलेंस शीट के प्रारूप के अनुसार पूंजीगत कार्य प्रगति को शीर्षक के अंतर्गत दिखाया जाता है। इंटेंजिबल एसेट, करेंट एसेट, फिक्स्ड एसेट, लोन एंड एडवांसेस। तो यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि जो वर्क इन प्रोग्रेस होता है उसको हम किस हेड में दिखाते हैं या किस तरह के एसेट में या कहाँ पर वो जाता है। तो जो आपका वर्क इन प्रोग्रेस होता है उसको हम कहाँ दिखाएंगे? उसको हम दिखाते हैं फिक्स्ड एसेट की तरह। तो एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब यहाँ पर एक चीज का ध्यान दीजिएगा, कुछ बच्चे कंफ्यूज होंगे आपका कार्य प्रगति पे, लेकिन यहाँ पर एक चीज का ध्यान दीजिएगा, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस लिखा हुआ था, क्योंकि जो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस है तो कैपिटल जो होती है वो आपकी फिक्स्ड एसेट में जाएगी। यहाँ पर कैपिटल वर्क नहीं होकर के रॉ मटेरियल या किसी और तरह का आपका स्टॉक का वर्क इन प्रोग्रेस होता तो उसको हम करेंट एसेट में दिखाते। तो यहाँ पर इस चीज का ध्यान रखिएगा, कैपिटल की बात हो रही इसलिए इसको हम फिक्स्ड एसेट में ही दिखाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, बैलेंस शीट इज बेस्ड ऑन इक्वेशन द अकाउंटिंग। तो यहाँ पर आपकी पूछा है कि जो बैलेंस शीट होती है अकाउंटिंग की कौन सी इक्वेशन पर डिपेंड करती है। तो बहुत ही सिंपल सा जैसा क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट करिएगा कि किस पर बेस्ड होती है, इक्वेशन से रिलेटेड है, बहुत इजी सा है, तो इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट करिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अंडर द डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड डिप्रिसिएशन इज कैलकुलेटेड ऑन। ह्रासमान शेष विधि के अंतर्गत मूल्यह्रास की गणना की जाती है, स्क्रैप वैल्यू, ओरिजिनल वैल्यू, बुक वैल्यू, नन ऑफ दीज। यहाँ पर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि जो डिप्रिसिएशन के निकालने का मेथड होता है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, तो वहां पर किस वैल्यू पर डिप्रिसिएशन को कैलकुलेट किया जाता है। तो किस वैल्यू पे किया जाता है, उसे हम बुक वैल्यू पर कैलकुलेट करते हैं, जो पुस्तक मूल्य होता है वहां पर। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। कैसे निकाला जाएगा? तो इसका फॉर्मूला हो जाता है आपका, इसका फॉर्मूला कुछ इस तरह से, बुक वैल्यू हो जाती है इनटू हो जाएगा रेट ऑफ डिप्रिसिएशन, जितना भी डिप्रिसिएशन का रेट दे रखा होगा क्वेश्चन में बताया होगा, या फिर कुछ चीजों में डिप्रिसिएशन का एक फिक्स रेट होता है उसी के हिसाब से निकाला जाता है, अपॉन में आपका 100 आ जाएगा। इस तरह से इसको हम निकाल लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, डबल अकाउंट सिस्टम, a different system of presenting accounts of public utility initiatives owes its origin to which country। दोहरा लेखा प्रणाली सार्वजनिक उपयोगिता संस्थाओं के खातों को प्रस्तुत करने की एक अलग प्रणाली, इसकी उत्पत्ति किस देश से हुई है? ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, यूएसए, कनाडा। तो क्वेश्चन में आपसे कह रहा है
कि जो डबल अकाउंट सिस्टम होता है इसकी उत्पत्ति किस देश से हुई है। तो यहाँ पर बहुत ही सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। इसकी उत्पत्ति जो हुई है वो इंग्लैंड से हुई है। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड बाय। एक बैंक समाधान विवरण किसके द्वारा तैयार किया जाता है? द बैंक, द गवर्नमेंट, द बैंक अकाउंट होल्डर, द यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये जो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, वैसे तो बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, बैंक रिकंसिलिएशन है सीधे सीधे बैंक लगा देंगे, गलत हो जाएगा। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट जो होता है, जो आपकी बैंक होती है या जिसके पासबुक कह सकते हैं, या फिर जो आपने अपने अकाउंट्स रखे होते हैं, तो दोनों के बीच में कैश बुक जो बनाई है, उन दोनों के बीच डिफरेंस क्यों आ रहा है, डिफरेंस किस लिए आ रहा है, कौन से ऐसे एक्सपेंसेस हैं जो एक में दिखाए गए हैं दूसरे में नहीं दिखाए गए हैं, क्योंकि बहुत सी चीज़ों को आप कैश पेमेंट करते हैं, कुछ आप बैंक के थ्रू करते हैं, तो डिफरेंस दोनों में हो जाता है। इसीलिए बनाया जाता है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। तो किसके द्वारा बनाया जाएगा? जो बैंक अकाउंट होल्डर होता है वो बनाता है, ना कि बैंक बनाता है। तो एक आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे, अच्छे से समझ में आ गए होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इसी तरह के और भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम तक मैं लेकर के आऊंगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा प्लीज। आप लोग लाइक से रीच बढ़ती है वीडियो की, तो लाइक जरूर कर दिया करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी तरह की वीडियोस के लिए, और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।